हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक नया वीडियो, नया एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज वे में आपको फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाऊंगी। थोड़ा लंबा एक्ट है, तो अगर कभी कभी होता है कि रिवीजन करना हो आपको, तो अगर आप इस वीडियो से रिवीजन करोगे तो आपको पूरा का पूरा एक्ट भी आप पढ़ लोगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी मैंने इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में डाले हुए हैं। तो ये नहीं है कि शॉर्ट है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी, शॉर्ट भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा भी ये वीडियो। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। लेट स्टार्ट विद द स्केड्यूल फर्स्ट। इसमें, इस पर्टिकुलर एक्ट में 3 स्केड्यूल्स हैं। फर्स्ट, एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। फर्स्ट स्केड्यूल जिसमें क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। सेकेंड स्केड्यूल है परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्टन केमिकल सब्सटेंसेज इन वर्क एनवायरनमेंट। एंड थर्ड स्केड्यूल है लिस्ट ऑफ नोटिफिएबल डिजीजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात कर रही हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्केड्यूल दी हुई है। कभी कभी होता है कि स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी न्यू कोड्स आ गए हैं, तो क्या पुराने कोड्स, पुराने एक्ट्स में से नहीं आएंगे क्वेश्चन? ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने एक्ट्स थे कभी ना कभी, और जो न्यू कोड भी बने हैं वो भी पुराने एक्ट्स के बेसिस पे ही बने हुए हैं। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता इन कमिंग एग्जाम्स। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस ये होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्ट आपके सिलेबस में दिया हो। जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, देने वाले हो, उस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के अंदर से आएगा। बट हाँ, अगर सिलेबस में एक्ट्स दिए हुए हैं तो ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं ऐसा नहीं होगा कि केवल न्यू एक्ट ही पूछा जाएगा, पुराना नहीं पूछा जाएगा। आपको पढ़ने दोनों पड़ेंगे। कभी कभी होता है कंपैरेटिव वे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात करें तो 3 स्केड्यूल्स हैं। फर्स्ट में हमको देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर हजार्डस प्रोसेस होते हैं। सेकेंड में जो परमिसेबल लिमिट क्या होनी चाहिए केमिकल सब्सटेंसेस की, वो हमको पता चलती है, उस पर्टिकुलर स्केड्यूल में दिया हुआ है। एंड थर्ड स्केड्यूल में नोटिफिएबल डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये जो एक्ट है ये आया ज़रूर था 1 अप्रैल 1948 को, लेकिन इसके प्रोविजंस अप्लाई कब हुए थे? 1 अप्रैल 1949 को। तो ये 1949 ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आता है और आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1949। अब देख लेते हैं फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या क्या है। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ। प्रेजेंस का मतलब आपको पता ही होगा कि एक तो मेन बिल्डिंग होती है, उसके पास का जो एरिया होता है, गार्डन हो गया या जो भी एरिया है, फिर एक जैसे मेन गेट आता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये जो एरिया है ये भी फैक्ट्री का ही पार्ट हो जाता है, जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं या प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में काम कर रहे थे किसी भी दिन, और विद द एड ऑफ पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर की हेल्प से। अगर पावर की हेल्प के बगैर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नंबर कितना होना चाहिए? 20 या उससे ज़्यादा। और अभी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड आया है उसमें ये जो लिमिट थी ये चेंज हो गई है। विद द एड ऑफ पावर में 20 आ गया है, विदाउट द एड ऑफ पावर में 40 आ गया है। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में ये क्या है? 10 एंड 20 ही है। बट डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट। लेकिन वो मतलब वो प्रीमाइस या वो एरिया इंक्लूड नहीं करेगा फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में जो माइंस के तौर पे यूज़ होता है, और वो माइंस के अंडर ही आता है। मतलब अगर कोई एरिया है जिसको हम माइन बोलते हैं और वो गवर्न कौन से रूल से होता है? माइंस एक्ट 1942 के रूल से गवर्न हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर नहीं रीड करेंगे। और अ मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन, ये भी नहीं आएगा फैक्ट्रीज के डेफिनेशन में। रनिंग रेलवे रनिंग शेड भी नहीं आएगा। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, ये सब फैक्ट्रीज के डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड होगा।
अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। अभी मैं आपको बताया था, शॉर्ट वीडियो है, तो मैं बहुत ही बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने वही प्रोविजंस को इंक्लूड करा है। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये सेक्शन 2 में दी गई है, इसको ध्यान में रखना। ये है सेक्शन 6, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। अगर आप न्यू फैक्ट्री खड़ी कर रहे हो तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस आपको दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके आप उस फैक्ट्री को रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ये कौन करेगा? द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल रिक्वायरिंग फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट सबमिशन ऑफ प्लान्स ऑफ एनी क्लास ऑफ फैक्ट्री टू द चीफ इंस्पेक्टर। तो जो भी मतलब कि जैसे अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं, उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी। जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा? चीफ इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकता है। रिक्वायरिंग द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द साइट ऑन विच फैक्ट्री इज टू बी सिचुएटेड। तो जहाँ पर भी फैक्ट्री लोकेट करने वाले हो, जहाँ पर भी आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपकी फैक्ट्री ऑपरेट करे, तो उस एरिया की पूरी साइट का जो अप्रेजल होगा, साइट का मुआयना होगा, वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या वो परफेक्ट साइट है जिस टाइप की आपकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को रन करने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ईदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द चीफ इंस्पेक्टर। Requiring for the purpose of considering appliances for such permission the submission of plans and specifications. If on an application for permission referred to in clause AA of subsection 1 accompanied by the plans and specifications sent to the state government होगा I think यहाँ पर, or chief inspector by registered post, no order is communicated to the applicant within 3 months. अगर आपने एज अ एम्प्लॉयर आपने एप्लीकेशन दी है फॉर द परमिशन कि आपको यहाँ पर फैक्ट्री खड़ी करनी है, उसके लिए परमिशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है चीफ इंस्पेक्टर को या स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वहाँ से 3 महीने तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया है, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना यस बोला गया है, ना ही नो बोला गया है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आफ्टर 3 मंथ्स ये माना जाएगा कि आपको ग्रांट कर दी गई है परमिशन। तो ये 3 मंथ्स का जो टाइम है, इसको ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेयर अ स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर रिफ्यूजेस टू ग्रांट द परमिशन ऑफ टू द साइट कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री। अब यहाँ पर जो बात हो रही है केवल न्यू फैक्ट्री खड़ी करने की नहीं हो रही है। अगर आपने न्यू फैक्ट्री खड़ी कर दी थी एक ज़माने में, उसके बाद अब आप उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, नया कोई एक प्लांट खड़ा करना चाह रहे हो, नया एरिया बनाना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको सिमिलरली परमिशन लेनी पड़ेगी। पहला तो ये है कि आपने अप्लाई करा और आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो, आपका मतलब जहाँ पर भी आपने अप्लाई करा था स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर, आपको वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, ना येस का आया ना नो का आया, तो आप ये मान के चलोगे 3 महीने बाद कि आपको परमिशन ग्रांट कर दी गई है। लेकिन अब अगर आपको क्या होता है, आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाती है परमिशन, चाहे वो साइट के लिए हो, मतलब न्यू फैक्ट्री खड़ी करने के लिए, या आपको फैक्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग वगैरह के लिए, उसके लिए हो, तो एप्लीकेंट क्या करेगा? एप्लीकेंट में within 30 days of the date of refusal to the central government if the decision appealed was of state government or to the state government in any other case। तो वो क्या करेगा? अपील करेगा। अब अपील किस किस को करेगा? 2 जनों को अपील कर सकता है। अगर आपका जो रिफ्यूजल है चीफ इंस्पेक्टर ने करा है तो आप स्टेट गवर्नमेंट को अपील करोगे विदिन 30 डेज, जिस दिन भी वो रिफ्यूजल का आपको डिसीजन आया है उस दिन से 30 दिन के अंदर आप किसको करोगे? स्टेट गवर्नमेंट को अपील करोगे, अगर आपका रिफ्यूजल किसने किया है? चीफ इंस्पेक्टर ने। लेकिन अगर आपका रिफ्यूजल स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो आप किसको अपील करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, 2 चीज़ें हैं इसमें। नोटिस बाय द ऑक्यूपायर, द ऑक्यूपायर शैल विद इन 15 days बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री सेंड टू द चीफ इंस्पेक्टर। तो अब क्या होगा? अब आपको जैसे परमिशन मिल गई, ठीक है, अब आपने स्टार्ट करना है आपको काम अपना, तो आप क्या करोगे? जिस दिन से भी आपको काम स्टार्ट करना है उस दिन से 15 दिन पहले आप क्या करोगे? एक तरह से नोटिस दोगे चीफ इंस्पेक्टर को, उसको इन्फॉर्म करोगे कि भैया आज से इस पर्टिकुलर डे से मैं अपना जो ऑपरेशन है वो बिगिन करने वाला हूँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट which comes within the scope of act for the first time, the occupier shall send a written notice to the chief inspector within 30 days from the date।
अब अगर आपका जो फैक्ट्री है वो न्यू फैक्ट्री है बिल्कुल, उसके लिए आपने परमिशन ली थी, उसके लिए आपको आपका परमिशन ग्रांट हुआ है और बिल्कुल न्यू फैक्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑपरेशन में ला रहे हो, तो जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से 15 दिन, उस दिन से आपको 30 डेज पहले चीफ इंस्पेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 15 डेज का क्राइटेरिया वहां पर अप्लाई होगा जहां पर आप ऑलरेडी फैक्ट्री रन कर रहे थे लेकिन आपने अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के केस में, न्यू प्लांट आपने खड़ा करा उसके केस में आप क्या करोगे, जिस दिन भी वो एक्सपेंडेड एरिया में आप काम स्टार्ट करने वाले हो उस दिन से 15 दिन पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर आपकी फैक्ट्री बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम आप ऑपरेट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए वो क्राइटेरिया क्या है, 30 डेज पहले का है, ठीक है। Wherever a new manager is appointed, the occupier shall send the notice to the inspector or chief inspector within 7 days from the date on which such person takes over the charge. तो अगर आपकी फैक्ट्री में एक न्यू मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो जिस दिन भी आपके न्यू मैनेजर ने चार्ज लिया है, अपने ऑफिस को ज्वाइन करा है, उस दिन से 7 दिन पहले, उस दिन से 7 दिन के अंदर आप क्या करोगे, आप इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दोगे विद ऑल दी डिटेल्स कि ये मैनेजर है, इसका ये नाम है, ये इसकी डिटेल्स है, इसने एज अ मैनेजर हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में न्यू ज्वाइन करा है इस तारीख से। नाउ इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद और नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। अपॉइंट एनी पर्सन टू बी द, और इंस्पेक्टर के साथ साथ चीफ इंस्पेक्टर भी स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, अपॉइंट करती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी द इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। Section 10, certifying surgeon. The state government may appoint a qualified medical practitioner to be certified surgeon for the purpose of this act. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट करेगी इस फैक्ट। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, हेल्थ प्रोविजंस। क्लेanलीनेस सेक्शन 11। ये अब मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स में इसमें नहीं बताऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से शायद क्वेश्चन आ जाए, मतलब जैसे अभी तक नहीं आया है लेकिन आने वाले टाइम पे आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने वही चीज़ें इंक्लूड करी हैं। क्लीनलीनेस में क्या है, ऑल इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशंस, ऑल सीलिंग्स, टॉप्स, रूम्स एंड ऑल वॉल साइड्स एंड टॉप्स ऑफ पैसेज एंड स्टेयरकेसेस, सारी की सारी वॉल्स, पार्टीशन, सीलिंग्स, टॉप्स ऑफ द रूम, सब चीज़ें वेयर दे आर पेंटेड अदरवाइज देन विद अ वॉशेबल वाटर पेंट, जहाँ वो वॉशेबल वाटर पेंट से पेंट नहीं हुई हैं वहाँ पर कैसे पेंट होगा, एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 years। जहाँ पर वो वॉशेबल वाटर पेंट से पेंट हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट एक कोट करना पड़ेगा वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 years एंड वॉश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 6 months। मतलब 3 साल में एक बार एक कोट होगा, हर 6 महीने में वॉश होगी वो चीज़। तो ऐसे तो कभी आया नहीं है इससे क्वेश्चन, बट स्टिल आ सकता है, इसलिए मैंने डाला क्योंकि ये प्रोविजंस में है स्पेसिफिकली दिया हुआ। वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश और वेयर दे हैव स्मूथ सरफेस बी क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 14 months, ठीक है। इन एनी अदर केस केप्ट वाइट वॉश और कलर वॉश्ड, मतलब इसके अलावा कोई भी हो, जैसे कि जहाँ पेंट होता है, जैसे वार्निश हो रखा है, जहाँ पेंट हो रखा है, तो हर 14 महीने में एक बार आपको उस चीज़ को साफ करना है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब फर्स्ट ए और सेकंड प्रोविजन में से कुछ भी नहीं है, तो हर 14 महीने में एक बार वाइट वॉश हो सकता है, कलर वॉश हो सकता है, जो भी आपका मन करे वैसा कर सकते हो। तो ये क्या, कौन सा प्रोविजन है, क्लेanलीनेस का प्रोविजन है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो सेपरेटली जितने भी प्रोविजन दिए हैं अंडर हेल्थ प्रोविजंस, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे 4 प्रोविजन दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एक हेल्थ प्रोविजन है, इसमें से कौन सा एक हेल्थ प्रोविजन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको इंडिविजुअल प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है, जैसे क्लेanलीनेस हो गया या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एफ्लुएंट्स वगैरह, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। या ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा हेल्थ प्रोविजन है, कौन सा वेलफेयर प्रोविजन है, कौन सा सेफ्टी प्रोविजन है। सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, सेक्शन 13 वेंटिलेशन टेम्परेचर, सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 15 इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, ये बस आप याद कर लीजिए कि कौन से सेक्शन में क्या क्या है और हेल्थ प्रोविजंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वही इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स सेक्शन 16, इससे क्वेश्चन आता है तो इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है इन द डिटेल्स।
नो रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू एन एक्सटेंट. अब ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि अगर एक रूम है तो उस रूम की एक लिमिटेशन होती है कि उस रूम में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं. मतलब मैक्सिमम मतलब ठूसना नहीं है, इतने आने चाहिए कि आप अच्छे से काम भी कर पाओ, मतलब फ्रीली काम भी कर पाओ और आपकी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. तो ओवर क्राउडिंग ना हो इसके चलते एक प्रोविजन दिया गया है. उसमें ये बताया गया है कि अगर एक रूम का जो सरफेस एरिया है इतना बड़ा रूम है तो उसमें मतलब कितना होना चाहिए कि कितने लोग आ सकते हैं. ठीक है. Without prejudice to the generality, there shall be in every workroom of a factory in existence on the date of commencement of this act. अगर कोई फैक्ट्री, जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, बना था 1 अप्रैल 1948 से स्टार्ट हुआ था, इसके प्रोविजंस 1 अप्रैल 1949 से अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे. उस दिन से जो फैक्ट्री पहले से ऑपरेशन में है और उस दिन भी ऑपरेशन में थी, तो उन फैक्ट्रीज के लिए जो ओवर क्राउडिंग है कि मतलब एक रूम कितना बड़ा होना चाहिए, 9.9 क्यूबिक मीटर का आपस में स्पेस होनी चाहिए. 2 इंसानों के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए, मतलब एक वर्कर को इतनी स्पेस मिलनी चाहिए. एंड अगर जो फैक्ट्री इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद इस्टेब्लिश हुई है, ऑपरेशन में आई है, तो उसमें क्या है, ये 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस चाहिए होगा एवरी वर्कर. जो भी वर्कर काम कर रहा है, एक वर्कर और दूसरे वर्कर के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए. तो ये जो है 9.9 वाला, ये है उन फैक्ट्रीज के लिए जो ऑलरेडी पहले से थी, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट आने से पहले से थी. लेकिन जो फैक्ट्रीज एक्ट आने के बाद आई हैं वहाँ पर 14.2 क्यूबिक मीटर का है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. And for the purpose of this subsection, no account shall be taken of any space which is more than 4.2 meter above the level of floor of the room. तो जो फ्लोर का लेवल होगा वो कितना होना चाहिए, 4.2 मीटर्स होना चाहिए. अभी देखो ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग. अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ है इसको देखते हैं. चलिए, तो 9.9 वाला जो क्राइटेरिया है ये 1 दिसंबर 1987 के बाद आया है. इससे पहले क्या था, 350 क्यूबिक फीट. और ये जो 14.2 क्यूबिक मीटर वाला है ये आया है 1 दिसंबर 19, मतलब बेसिकली ये तीनों के तीनों जो हैं ये 1 दिसंबर 1987 के बाद इंक्लूड करे गए हैं. उससे पहले क्या था, 9.9 की जगह आता था 350 क्यूबिक फीट, 14.2 की जगह था 500 क्यूबिक फीट एंड 14.2 मीटर्स की जगह था 14 फीट. इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है. देन सेक्शन 17 लाइटनिंग, ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्थ प्रोविजंस ही पढ़ रहे हैं. ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, इन एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, प्रोविजन शैल बी मेड ऑफ कूल ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर तो जनरली होगा, लेकिन जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करें, इट्स नॉट 250, इट इज़ मोर देन 250. तो 250 से ज़्यादा होने चाहिए, 251 ये ऑनवर्ड्स होने चाहिए. तो वहाँ पर अगर ऐसा है तो गर्मी के समय में कूल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और अगर ठंडा तो हल्का सा कोसा एंड ऑल, ये मतलब होगा, मतलब एज पर दी वेदर. देन लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स सेक्शन 19, स्पिटून्स सेक्शन 20. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. लेट्स प्रोसीड टू चैप्टर 4 विच इज सेफ्टी प्रोविजंस. सेफ्टी प्रोविजंस भी मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी जल्दी से आपको. सेक्शन 21, पहले आप ये ध्यान में रखिए कि जो हेल्थ प्रोविजंस थे वो सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक थे. तो कभी कभी ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रखिएगा. Then we have chapter 4 safety provisions, section 21 fencing of machinery, 22 work or near machinery in motion, 23rd employment of young person on dangerous machine. तो ये वाला important है. यहाँ पर जो young persons है, मतलब 18 ईयर से कम एज के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे adolescents हो गए, वो सब उनको प्रोहिबिटेड है कि वो जो भी डेंजरस मशीन्स हैं उसमें काम नहीं कर सकते. तो ये सेक्शन पूछा जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान में रखना. एक तो है कि सेक्शन मतलब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो तो आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सेक्शन 67 में दिया गया है. लेकिन अगर हम ये बात करें तो ये सेक्शन 23 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन इज प्रोहिबिटेड ऑन डेंजरस मशीन. Then section 24 striking gear and device of cutting of self-acting machine, section 25 casting of new machinery, section 27. Then we have section 26 is casting of new machinery, section 27 is
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन कॉटन ओपनर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में वुमेन एंड चिल्ड्रन को कॉटन ओपनर के पास या वहाँ पर काम करने का मनाही है, वहाँ पर उनको काम करना अलाउड नहीं है। सेक्शन 27 है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी ध्यान में रखना। देन वी हैव सर्टन नंबर ऑफ सेक्शंस को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, बस एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्शन 36A प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल लाइटिंग, ये आया था आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 26 ऑफ अक्टूबर 1976। सेक्शन 36A आया था 26 ऑफ अक्टूबर 1976 के अमेंडमेंट में। देन वी हैव सेक्शन 40 सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, सेक्शन 40A मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये भी इंसर्ट किया गया था एक अमेंडमेंट के बाद। अमेंडमेंट कब हुआ था? 26 ऑफ अक्टूबर 1976 को अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 40A को इंक्लूड किया गया था, और 40A में क्या दिया गया है? बिल्डिंग को कैसे मेंटेन करके रखना है। देन वी हैव 40B, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स। अब 40B में सेफ्टी ऑफिसर्स है तो कहाँ क्या होगा, ये तो सबको पता है, बहुत ही कॉमन है। जहाँ पर 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, रूल्स वगैरह वही बनाएगी। नाउ कम्स चैप्टर 4A प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस, ये कब इंक्लूड किया गया था? 1 दिसंबर 1987 को। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी आई थिंक। तो ये क्वेश्चन आया है एक बार कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। तो ये एक्ट कौन सा है? फैक्ट्रीज एक्ट है, और यही अमेंडमेंट हुआ था। इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस को इंक्लूड किया गया था। ये पूरा का पूरा न्यू चैप्टर ही इंक्लूड किया गया था आफ्टर दिस, ठीक है। और ये कब आया था? 1 दिसंबर 1987 को। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 41A। सेक्शन 41A में क्या होगा? साइट अप्रेजल कमिटी का गठन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग इट टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन। ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जो उसके पास एप्लीकेशन आई है कि आपको एम्प्लॉयर क्या करता है, एप्लीकेशन देता है कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये जो लोकेशन है इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए। तो वो परमिशन ऐसे ही नहीं दे देंगे ना, पहले वो लोकेशन का पूरा अप्रेजल करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो उसके लिए ही साइट अप्रेजल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। द साइट अप्रेजल कमेटी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? वो फैक्ट्री जो डेंजरस हजार्डस प्रोसेसेस हैं उनको इंक्लूड करती है, मतलब उस पर काम कर रही है, वो उसका वर्क नेचर उन प्रोडक्ट्स पे डील करता है। एंड मेक्स द रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। और वो जो आप कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो क्या करेगी? उसके पास जो एप्लीकेशन गई है ऑफ द अप्रेजल, वो पूरा अप्रेज करेगी, साइट का इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस देगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। जिस दिन भी उसके पास एप्लीकेशन आई है फॉर साइट अप्रेजल, उस दिन से 90 दिन के अंदर। नाउ वी हैव सेक्शन 41B कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। अब ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैक्ट्री क्या करे? डिस्क्लोज करे। एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ फैक्ट्री शैल, if such factory is engaged in hazardous process on the commencement of the Factories Amendment in 1987 within the period of 30 days of such commencement, and if such factory proposes to engage in a hazardous process at any time after the commencement within the period of 30 days before the commencement of such process, inform। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि हर कोई फैक्ट्री जो कि इंगेज होती है, जो कि हजार्डस प्रोसेस में डील कर रही है, वो क्या करे? ये जो अमेंड हुआ था, अमेंडमेंट आया था, उसके बाद उस हजार्डस प्रोसेस में डील कर रही है या पहले से डील करती है, दोनों ही सूरतों में वो क्या करेगा? जो ऑक्यूपायर है वो 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी ये अमेंडमेंट हुआ है, जिस दिन भी इस अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस अप्लाई होने स्टार्ट हुए हैं, उस दिन से 30 डेज के अंदर वो क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस, रिगार्डिंग इट्स फैक्ट्री, डिस्क्लोज करेगी किसको? टू दी, या इन्फॉर्म करेगी टू दी चीफ इंस्पेक्टर। उसका अपने नेचर एंड डिटेल्स ऑफ ऑल द प्रोसेस और सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है। सेक्शन 41C स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मेंटेन करे अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड को,
अपॉइंट पर्सन जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो कि किसका एक्सपीरियंस हजार्डस सब्सटेंसेस से डील करने का, उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस। थर्ड इज प्रोवाइड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर। Now 41D section, power of central government to appoint an inquiry committee। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्वायरी कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है या कौन अपॉइंट करता है। तो जनरली जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें नॉर्मली हर पोजीशन जैसे कि इंस्पेक्टर है या सेफ्टी कमेटी, ये सब से स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बट इंक्वायरी कमेटी कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी शैल बी एडवाइजरी इन नेचर। अब इंक्वायरी कमेटी क्यों अपॉइंट की जाती है? अगर कोई अक्रेंस होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कुछ फैक्ट्री में घटता है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, मतलब कुछ डिफरेंट कोई अचानक से कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया है, क्योंकि फैक्ट्री जो है हजार्डस प्रोसेस में डील करती है, ऐसे केस में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इंक्वायर करने के लिए कि क्यों हुआ, किसका फॉल्ट था, किसके फेलियर की वजह से हुआ, इन केस अगर डेथ हो गई है तो क्या है, सो एंड सो। तो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की जाती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। Emergency standards 41E, where central government is satisfied that no standard of safety have been prescribed in respect of hazardous process or where standards are inadequate, it may direct। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी फैक्ट्री में जो कि हजार्डस प्रोसेस में डील करती है वहाँ पर प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, या सेफ्टी मेजर्स नहीं, बिल्कुल ही नहीं लिए गए हैं, निगलेक्ट किए गए हैं, या इनएडिक्वेट है, तो वो क्या कर सकती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस को डायरेक्ट कर सकती है, लेबर इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट कर सकते हैं, एनी इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड इन सच मैटर्स, कि वो क्या करे? स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी को ले डाउन करे, जो भी इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स हैं उनको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए ले डाउन किया जाए। सेक्शन 41F, परमिसेबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और ये किसमें दिया गया है? इन द सेकेंड स्केड्यूल। Now 41G, ये भी important है, workers participation in safety management। The occupier shall in every factory where hazardous process takes place, जो hazardous process में जो फैक्ट्री डील करती है, जहाँ पर hazardous process होते हैं, जो उन substances में डील करती है, वहाँ पर एक सेफ्टी कमेटी सेटअप की जाएगी। उसमें क्या होगा? सेफ्टी कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कहाँ के? वर्कर्स की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी, और सबका अपना अपना वादा होगी। ऑब्वियसली सेफ्टी कमेटी है तो दोनों की तरफ से मेंबर्स होने चाहिए, ताकि वो अपने लेवल पे क्या कर सके? रूल्स एंड रेगुलेशंस को ले डाउन कर सके, पीरियोडिकल मेजर्स लिए जा सके, रिव्यू कर सकें कि सारा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सही से मतलब उनको अबाइड बाय किया जा रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उसको ठीक किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? एक सेफ्टी कमेटी का गठन होगा, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वर्कर्स की तरफ से भी, तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेक्शन 41H, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न। अगर कोई इमीडिएट डेंजर है, अगर उनको लगता है कि आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस कोई मशीन है जिसपे कुछ खराबी चल रही है जो आगे चल के डेंजरस हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये उनका राइट है कि वो क्या करें? इन्फॉर्म करें थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो सेफ्टी कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेफ्टी कमेटी को वो बताएंगे, इंस्पेक्टर को बताएंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और इससे आगे चल के कोई नुकसान हो सकता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, उसके बारे में। तो ये क्या है? वर्कर का राइट है। 41H। अभी तक हमने पढ़े हजार्डस प्रोविजंस, मतलब स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है वेलफेयर प्रोविजन से रिलेटेड। वेलफेयर प्रोविजन में सबसे पहला है वॉशिंग, देन फैसिलिटीज ऑफ स्टोरिंग एंड ड्राइंग, फैसिलिटीज ऑफ सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेस। देयर शैल बी एवरी फैक्ट्री बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। हर फैक्ट्री में प्रॉपरली हर वर्किंग आवर्स में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कबर्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली इक्विप्ड होने चाहिए, मतलब उन केवल बॉक्स ही नहीं होना चाहिए, उसमें मेडिसिन भी होनी चाहिए, कबर्ड ही नहीं होनी चाहिए, उसमें सारी की सारी फर्स्ट एड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेडिसिन हो गई, एंड जैसे कि पट्टी होती है या ऑइलमेंट्स होती है, क्रीम्स होती है, वॉट जो भी नीडेड है वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड द नंबर ऑफ सच बॉक्स एंड कबर्ड टू बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन शैल नॉट बी लेस देन 1 for every 150 वर्कर्स। तो अगर फर्स्ट एड अप्लायंसेस की बात करें या फर्स्ट एड बॉक्स या कबर्ड की बात कर रहे हैं तो हर 150 वर्कर्स पे एक ऐसा होना चाहिए, हर 150 वर्कर्स के लिए एक बॉक्स या एक कबर्ड होनी चाहिए। अगर हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं तो जिस भी फैक्ट्री में
500 से ज़्यादा, इट्स नॉट 500, इट इज़ मोर देन 500, 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक एम्बुलेंस का भी एक इंतज़ाम होना चाहिए, एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। अगर हम कैंटीन की बात करें तो जहाँ पर 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, मोर देन 250, वहाँ पर कैंटीन भी प्रोवाइड की जाएगी बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही सारे रूल्स तय करेगी, उसका वो कैंटीन होगी, उस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस टाइप का उसका पूरा लुक होना चाहिए एंड ऑल, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी मेंटेन। Then we have shelter rooms, restrooms and lunch rooms. In every factory where more than 150 workers, अगर हम शेल्टर, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स की बात करें तो हर फैक्ट्री में जहाँ 150 से ज़्यादा वर्कर्स आते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, आपसे एक पूछा जाएगा कि एक फैक्ट्री है, इसमें 700 वर्कर्स काम कर रहे हैं या 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं, या लेट्स से 250 वर्कर्स काम कर रहे हैं या 300 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसे करके। अब इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एम्प्लॉयर, वहाँ का ऑक्यूपायर अपने वर्कर्स को इनमें से कौन सी सुविधा प्रोवाइड करेगा, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि मोर देन 250 है, तो 251 हो, 252 हो, 253 हो, 300 हो, 400 हो, जितने भी लोग होंगे, शेल्टर रूम देना पड़ेगा आपको, कैंटीन देनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट एड वाला देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नाउ वी हैव क्रैशेस इन एवरी फैक्ट्री। अब जहाँ पर 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, पहले ये क्या था, 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 30 लाया गया था नंबर, पहले ये 50 था। क्रैशेस का जो एलिजिबिलिटी है, अगर 50 से ज़्यादा वेमेन काम कर रही होंगी, जिनके जो बेबीज़ होंगे, जिनके तो बच्चे होंगे 6 साल से कम के होंगे, तभी वहाँ पर क्रैश की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये जो नंबर है, ये लो डाउन कर दिया गया टू दी 30। इट्स मोर देन 30 है, इसको ध्यान में रखना। नाउ वी हैव वेलफेयर ऑफिसर, सेक्शन 49 वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेक्शन पूछा जाता है। जिस भी फैक्ट्री में 500 या उससे ज़्यादा, इट्स नॉट मोर देन 500 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर है 500 और मोर, क्या है, वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट होगा। Now we have working conditions of adults, chapter 6. वीकली आवर्स, वीकली आवर्स क्या होंगे, 48 आवर्स इन अ वीक। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कितने होंगे, 48 आवर्स इन अ वीक। अगर हम वीकली हॉलीडेज की बात करें तो नो वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर, देखो हर वर्कर को पूरे के पूरे 7 दिन काम करना अलाउड नहीं है। 7 दिन में से एक दिन जो होगा वो एक ऑफ डे होगा। यहाँ पर हम जनरली उसको संडे मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट में वो जो ऑफ डे होता है वो अदर दिन कोई और दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन 7 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो पूरे दिन का हॉलीडे होगा, वो हम उसको बोलेंगे वीकली हॉलीडे। प्रोवाइडेड दैट नो सब्सटीट्यूशन शैल बी मेड विथ विच, ओके। अब इसमें क्या है, ही हैज़ और विल हैव अ हॉलीडे, ओके। नो अडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड और रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये ध्यान में रखना। ही हैज़ और विल हैव हॉलीडे फॉर अ होल वीक ऑन वन ऑफ द 3 डेज। इन केस, जो अब देखो 7 दिन में एक दिन हम हॉलीडे देंगे अपने वर्कर्स को। अब जिस दिन हॉलीडे होता है, जैसे कि संडे हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर, इस दिन हमने उसको काम करवाना है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस दिन उसका वीकली हॉलीडे था, अगर हमने उस दिन उससे काम करवाया है तो उस दिन से या तो 3 दिन पहले आप उस दिन का छुट्टी दे दो, या 3 दिन बाद आप उस दिन की छुट्टी दे दो। ये ध्यान में रखना, 3 दिन वाला जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान में रखना। और ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए जिस सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक वर्कर को बिना छुट्टी लिए लगातार 10 दिन तक काम करना पड़े। तो आप लगातार विदाउट अ हॉलीडे 10 डेज से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कॉम्पनसेटरी हॉलीडे की, where a worker is deprived of any weekly holiday for which provision has been made in subsection 1, he shall be allowed within the month. अगर सबसेक्शन 1 में हमने बात करी कि उसको पूरे हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलेगी, अगर उस दिन उसको काम करवाया जाता तो उसको उस दिन से 3 दिन पहले या 3 दिन बाद एटलीस्ट उसको हॉलीडे मिलना चाहिए। इन केस उसको नहीं मिलता है तो उसको कॉम्पनसेटरी हॉलीडे मिलेगा। किस दिन, जिस दिन आपने उसका वो हॉलीडे उससे लिया था, जो वीकली हॉलीडे उसको मिलता है, उसको काम करवाया, उस मंथ आपको वीकली हॉलीडे देना पड़ेगा, या उसके बाद जो 2 मंथ्स है उसके अंदर आपको वीकली हॉलीडे देना पड़ेगा।
डेली आवर्स, अगर हम डेली आवर्स की बात करें तो फैक्ट्री में जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो कितने होंगे, 9 घंटे। तो 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते, क्योंकि 9 घंटे से ज़्यादा अगर काम होगा तो ओवर टाइम में गिना जाएगा। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है, वीक में 48, डेज में 9 आवर्स। इंटरवल ऑफ रेस्ट, द पीरियड ऑफ वर्क फॉर अडल्ट वर्कर इन फैक्ट्री ईच डे शैल बी सो फिक्स दैट नो पीरियड शैल बी। तो अगर इंटरवल ऑफ रेस्ट की बात करें तो 5 आवर्स तक आप लगातार काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे का अपने वर्कर्स को क्या देना पड़ेगा, एक तरह का रेस्ट देना पड़ेगा। लंच ब्रेक, आप ब्रेक बोल सकते हो, चाहे वो लंच ब्रेक हो, अमूमन हम लोग लंच के लिए ही ब्रेक लेते हो तो हाफ एन आवर। तो ये कम से कम का है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी दे सकते हो, बट 5 घंटे के बाद कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा आपको ब्रेक देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एक मतलब अगर आप नहीं दे रहे हो ब्रेक, इसके बावजूद एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में भी आप लगातार उससे 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 5 घंटे के बाद आधे घंटे का गैप देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी टोटल नंबर ऑफ आवर्स विदाउट गिविंग अ ब्रेक 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। स्प्रेड ओवर, the period of work of an adult worker in a factory be so arranged that inclusive of rest interval। अब spread over क्या है, जितना भी आपको रेस्ट इंटरवल मिल रहा है उसको इंक्लूड करना, मतलब कि आपने 9 घंटे काम करा, उसके बाद जितना आपने रेस्ट करा, ये दोनों जो टाइम पीरियड है इसको हम स्प्रेड ओवर में लाते हैं। तो स्प्रेड ओवर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10.5 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड हम अब। लेकिन इसके बाद चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के बाद चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो स्प्रेड ओवर को क्या कर सकता है, अप टू 12 घंटे भी कर सकता है। अप टू, इट्स नॉट टू, इट्स अप टू 12 घंटे। तो स्प्रेड ओवर क्या है, इंटरवल ऑफ रेस्ट, जो भी हाफ एन आवर का, कम से कम हाफ एन आवर का जो इंटरवल था उसको मिला के जितना भी दिन, जितने भी घंटे आपने काम करा उसको प्लस इंटरवल ऑफ रेस्ट, उसका स्प्रेड ओवर कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10.5। तो ये जनरल कंडीशन है, जो 10.5 की कंडीशन है, ये जनरल है। चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो स्प्रेड ओवर को 12 घंटे तक भी कर सकता है विद इफेक्ट। अब ये 1976 के अमेंडमेंट के बाद आया है, ठीक है। अगर हम इससे पहले बात करें, 1976 से पहले बात करें, तो ये स्प्रेड ओवर क्या था, 12 आवर्स था। इट्स 1976 के बाद अप टू जो वर्ड है इसको इंक्लूड कर दिया गया, अप टू 12 आवर्स कर दिया गया। पहले क्या था, 12 आवर्स था, ठीक है। इसको ध्यान में रखा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स, अब ये सेक्शन 64 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल डिफाइनिंग द पर्सन हु होल्ड्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन एंड मैनेजमेंट और आर एम्प्लॉयड इन अ कॉन्फिडेंशियल पोजीशन इन अ फैक्ट्री और एम्पावरिंग द चीफ। तो अगर कोई पर्सन कोई स्पेशल पोजीशन होल्ड कर रहा है, सुपरविजन की, मैनेजमेंट की, कोई कॉन्फिडेंशियल पोजीशन में है इन अ फैक्ट्री, एम्पावरिंग द चीफ इंस्पेक्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है उन पर्सन के लिए जिस रूल्स में वो चीफ इंस्पेक्टर को ये एम्पावर कर सकती है, ये पावर प्रोवाइड कर सकती है कि वो क्या करे, डिक्लेयर करे एनी पर्सन other than the person defined by such rules as a person holding position of supervision, management और employed। ओके, ये है कि अगर कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे है, सुपरविजन की, मैनेजमेंट की, कोई कॉन्फिडेंशियल पोजीशन पे, चीफ इंस्पेक्टर ने ऐसे पर्सन को डिक्लेयर करा है कि वो वहाँ पर एज अ पर्सन रहे, तो उसके जो काम होते हैं, स्पेशल काम होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ अडल्ट वर्कर इन फैक्ट्री प्रोवाइडिंग फॉर एग्जेम्पशन। तो वो क्या कर सकती है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है ऐसे वर्कर्स को। कुछ जैसे कि हमने अभी टोटल जो वर्किंग आवर्स हैं, स्प्रेड ओवर्स हैं, इससे रिलेटेड हमने थोड़ी देर पहले बात करी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो डिटेल वाली वीडियो में भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो उस पर एक डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन इन लोगों के लिए जो यहाँ पर अभी मेंशन है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, एग्जेम्पशन वाले रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसपे डिफरेंट आवर्स ऑफ वर्क हो। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बट इन मेकिंग रूल्स, ऐसे रूल्स बनाने जब वो बना रही हो तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर क्लॉज ए
द फॉलोइंग लिमिट्स, उसके बावजूद वो एग्जेम्पशंस इन लिमिट्स के ऊपर तब भी नहीं कर सकती। वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क शैल नॉट एक्सीड 10, जैसे नॉर्मल में 9 थे, इसमें 10 है। स्प्रेड ओवर 12 होगा, नॉर्मल में 10.5 था, इसमें 10 है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 60, ओवर टाइम के साथ जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है वो 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ आवर्स ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 50, और एक क्वार्टर में ओवर टाइम के आवर्स कितने नहीं होने चाहिए? 50 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है फॉर द पर्सन्स जो किसी स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल पोजीशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक रूल्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो आवर्स ऑफ वर्क वगैरह के लिए जो भी लिमिट्स होगी, लिमिट्स ओवर टाइम की, स्प्रेड ओवर की, या डेली वर्किंग आवर्स की, वीकली वर्किंग आवर्स की, वो लिमिट्स अलग हो सकती हैं, बट उनकी भी जो लिमिट्स होंगी, मतलब वो जो वर्किंग आवर्स है अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनसे अलग नहीं हो सकते। अप टू, अब जैसे नॉर्मल वर्किंग आवर 9 घंटे है, तो इन लोगों के लिए 10 घंटे हो सकता है, 10 घंटे के बियॉन्ड नहीं हो सकता। 10.5 है स्प्रेड ओवर, तो 11 घंटे हो सकता है, 12 आवर्स हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई ऐसी पोस्ट पे है, तो बेसिकली इन पोस्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग से वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम एंड वीकली आवर्स हो सकते हैं, लेकिन उन आवर्स में भी जो लिमिट है वो ये है 10 आवर्स की, 12 आवर्स की, ये बोल रहा है। ठीक है, अब है सेक्शन 65, पावर ऑफ एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स। पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर था पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स बनाने की एग्जेम्पशन वाली स्पेशल पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कम्स एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स। विद द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट ओइंग टू द नेचर ऑफ वर्क कैरीड ऑन, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है नेचर ऑफ वर्क, carried on to other circumstances, it is unreasonable to require that the period of work of an adult worker in a factory or should be fixed beforehand. तो अगर कोई नेचर, कुछ स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, जो नेचर ऑफ वर्क है वो ये डिमांड कर रहा है कि जो हमने पहले जो सेट लिमिट्स पढ़ी हैं वर्किंग आवर्स की, वर्किंग ओवर टाइम, वर्किंग आवर्स इन अ डे, इन अ वीक, ओवर टाइम, स्प्रेड ओवर, जो पहले से सेट हैं वो नहीं हो सकते। वाई? ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द वर्क, जो वर्क का वेरी नेचर है वो डिमांड कर रहा है कि हम पहले से उसको बिफोर हैंड नहीं फिक्स कर सकते हैं। इट में, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं? इट में बाय रिटन ऑर्डर रिलैक्स और मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61। सेक्शन 61 में जो प्रोविजंस थे उसको मॉडिफाई या रिलैक्स भी कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में चीफ इंस्पेक्टर एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स इन रिटन ये बना सकता है, जिसमें क्या करेगा? ऑन सच कंडीशन एज इट मे डीम एक्सपीडेंट एनी और ऑल ऑफ द अडल्ट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री और ग्रुप और क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो सेक्शन 52, 51, 52, 54 एंड 56 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनसे अलग हट के एक्सेप्शनल, बिकॉज नेचर ऑफ वर्क एक एक्सेप्शन है, तो हम डिफरेंट ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट सेट कर सकती है या चीफ इंस्पेक्टर विद ड्यू कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऐसे डिफरेंट सेट कर सकते हैं। अब वो क्या होंगे इसको देख लेते हैं। द टोटल नंबर, ये फर्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन अ डे शैल नॉट एक्सीड 12, तो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द स्प्रेड ओवर इंक्लूडिंग द रेस्ट इंटरवल, जो स्प्रेड ओवर है रेस्ट इंटरवल्स को इंक्लूड करने के साथ वो 13 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वर्क इन अ वीक ओवर टाइम वो 60 नहीं होना चाहिए, जो हमने पूरे हफ्ते में ओवर टाइम के साथ जितना भी काम करा है वो 60 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो वर्क ओवर टाइम का कोई भी काम, no worker shall be allowed to work overtime for more than 7 days at a stretch and the total number of hours of overwork in a quarter, तो 7 दिन लगातार तक ओवरटाइम नहीं करवा सकते और एक क्वार्टर में 75 आवर्स से ज़्यादा का ओवरटाइम नहीं हो सकता। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये किसके अगेंस्ट है? सेक्शन 51, 52, 54 एंड 56 में जो चीज़ें दी गई हैं उसके अगेंस्ट है। ठीक है। सेक्शन 51, 52, सेक्शन 51, 52, 54 एंड 56 में जो भी क्राइटेरिया दिया गया है वो नॉर्मल क्राइटेरिया, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसके लिए हम ये वाला क्राइटेरिया
ये ध्यान में रखना। और जो ये वाला है, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल पोजीशन पे है। सो ऐसी कोई स्पेशल प्रोविजन है, कोई स्पेशल पोजीशन है जिनके लिए डिफरेंट कुछ आवर्स होने चाहिए, तो उनके लिए ये आवर्स है, ठीक है। उनके लिए जो आवर्स की लिमिट है वो ये है, ये ध्यान में रखना। जो ये वाला बताया मैंने सेक्शन 64 में, ये उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे है, पोजीशन पर्सन होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ सुपरविजन, मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंशियल पोजीशन पे है, या चीफ इंस्पेक्टर ने उनको ऐसे पोजीशन पे बोला है आप रहो, क्या कहते हैं, एक डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क वो कैरी कर रहे हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क की पोजीशन वो कैरी कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है सेक्शन 64। अगर हम बात करें सेक्शन 65 की, तो उनमें क्या है, उसमें जो एक्सेप्शंस है वो किसके अगेंस्ट में हम देखेंगे, जो सेक्शन 51, 52, 54 एंड 56 पे जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं उसमें नॉर्मल वर्किंग आवर्स के क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो ऐसे हैं जो उन वर्क्स के लिए हैं जिनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो ये डिमांड करता है कि आप पहले से सेट नहीं कर सकते हो आवर्स ऑफ वर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग आवर्स ऑफ वर्क सेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये लिमिट्स दी गई हैं, ये ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की, जो 2016 में आया था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, उसको हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। द बिल अमेंड द फैक्ट्री एक्ट 1948। अब देखो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 10 अगस्त 2016 में, तब लेबर मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय। द बिल अमेंड्स द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। द एक्ट रेगुलेट्स सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। और बिल ने क्या करा, ओवर टाइम आवर्स ऑफ वर्क और डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ वर्किंग का क्या करा है, थोड़ा सा चेंजेस करें, हम देख लेते हैं वो क्या चेंजेस है। पावर टू मेक रूल्स ऑन वेरियस मैटर। द एक्ट परमिट द स्टेट गवर्नमेंट। अब पहला जो एक्ट था 1948 का, उस समय जो एक्ट था वो केवल स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो सारे रूल्स बनाए, हर चीज़ करे, लेकिन ये वाला जो बिल आया था इसने वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वही पावर है। तो पहले मेन रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता था, लेकिन अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मेन रोल है। अंडर द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स रिलेटेड टू डिफाइनिंग पर्सन हु होल्ड द मैनेजमेंट। अब पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पोजीशन थी कि वो रूल्स बनाए कि जो पर्सन कोई कॉन्फिडेंशियल पोजीशन पे है, कोई स्पेशल पोजीशन पे है, उसके वर्क से रिलेटेड रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी। एग्जेम्पशंस जो होते थे अडल्ट वर्कर्स के लिए, ऐसे पर्सन जो किसी अर्जेंट वर्क में काम कर रहे हैं, कोई स्पेशल नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए जो क्राइटेरिया फिट होता था, जो अभी हमने पढ़ा, ये सब रूल्स पहले कौन बना रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी, लेकिन अब जो बिल आया था उसमें ये पावर किसको दे दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी गई है। अब उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, इस बिल ने कुछ अमेंडमेंट्स करे। Overtime hours of work in a quarter. The act permits the state government to make rules relating to regulation of overtime hours of work. However, the total number of hours of work must not exceed 50 hours. ठीक है, तो 50 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बिल है, इसने क्या करा है, इसने एक क्वार्टर में जो बिल है उसने रेज कर दिया है 100 आवर्स तक। ओवरटाइम आवर्स ऑफ वर्क ऑफ फैक्ट्री इन अ हायर वर्कलोड। अब देखो हमने पहले पढ़ा कि जो 50 आवर्स का जो इन अ क्वार्टर वो कहाँ था, वो यहाँ था, ये था 75 आवर्स का, ठीक है, ये हमने पढ़ा था 75 आवर्स का। 50 आवर्स का था ये वाला, जिसमें जो ओवर टाइम आवर्स ऑफ वर्क थे वो 50 आवर्स थे। इसको चेंज करके अब कितना कर दिया गया था, बिल में 100 कर दिया गया था। लेकिन अब ये जो 75 आवर्स वाला था, ये देखो इस पे क्या लिखा है, ओवर टाइम वर्क ऑफ अ फैक्ट्री विच हैव हायर वर्कलोड। अगर हम हायर वर्कलोड की बात करें, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कुछ अर्जेंट काम हो रहा है, कुछ स्पेशल नेचर ऑफ वर्क हो रहा है, जिसको अभी हमने पढ़ा सेक्शन 65 में, उसमें जो क्वार्टर था, ओवर टाइम वर्क इन अ क्वार्टर 75 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल में क्या लिमिट दी गई है, 115 लिमिट दी गई है। वहीं अगर कोई काम पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है तो यही 115 वाली लिमिट को बढ़ा के 125 कर दिया जाएगा, अगर वो जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। नाउ कम प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। नो चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल रिक्वायर टू
shall require or allowed to work in a factory. तो ये सेक्शन 67 है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन जब हम लोग सेफ्टी प्रोविजंस कर रहे थे, सेक्शन 23 में क्या लिखा था, यंग पर्सन्स जो डेंजरस मशीन से वहाँ काम नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम बात करें यंग पर्सन जो 14 साल से कम है, वो तो आप फैक्ट्री में अलाउड ही नहीं कर सकते उनको काम करना. तो ये कहाँ दिया गया, 67 में. सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, सेक्शन 69. अब सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या है कि वो जो यंग पर्सन है जो 14 से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है, वो क्या कर सकते हैं, अडोलसेंस की क्राइटेरिया कैटेगरी में जो आते हैं उनको पहले पूरा एग्जामिनेशन होगा, फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाएगा. अब सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दो टाइप की हो सकते हैं. आप एज अ यंग पर्सन काम करोगे या एज अ अडल्ट काम करोगे. ठीक है, अगर वो जो यंग पर्सन है वो इतना फिट है तो वो एज अ अडल्ट भी काम कर सकता है, प्रोवाइडेड जो सर्जन है, सर्टिफाइड सर्जन, उसने उसको वो टोकन, वो सर्टिफिकेट दिया हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो उसको फिर यंग पर्सन जो है उसको एज अ यंग पर्सन ही काम करने का क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा. सर्टिफाइंग सर्जन आफ्टर एग्जामिनेशन मे ग्रांट सच यंग पर्सन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एनी और मे रिन्यू और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अ फैक्ट्री एज अ चाइल्ड, सॉरी हाँ, एज अ चाइल्ड और एज अ यंग पर्सन आप काम कर सकते हो, एज अ अडल्ट नहीं. आई एम सो सॉरी. इसमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस पे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज अ चाइल्ड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द यंग पर्सन हैज कंप्लीटेड 14 ईयर्स. अगर उसने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं पूरे तो वो काम कर सकता है. 14 साल से कम वाला तो काम ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर 14 ईयर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, वो 15वें साल में चल रहा है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा काम करने का एज अ चाइल्ड. ठीक है, दैट ही हैज़ अटेंडेड द प्रिस्क्राइब फिजिकल स्टैंडर्ड and that he is fit to do such work. A certificate of fitness to worker in a factory as an adult. अगर हम बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट क्या होगा, कोई यंग पर्सन जिसने अपना 15वां साल पूरा कर लिया है, तो वो एज अ अडल्ट भी काम कर सकता है. यहाँ पर मैंने अभी बताया ना यंग, तो यहाँ पर यंग नहीं होगा, यहाँ पर चाइल्ड आएगा. ठीक है, एज अ चाइल्ड और एज अ अडल्ट. तो दो आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिल सकते हैं. अगर आपने 14th ईयर कंप्लीट कर लिया है, अभी रनिंग में हो, 15 में नहीं पहुंचे हो, ठीक है, तो उस समय आप वर्क कर सकते हो, बट एज अ चाइल्ड. अगर आपने 15 साल पूरे कर लिए हैं, 18 नहीं हुए हैं, 15 साल पूरे कर लिए हैं, अडोलसेंस कैटेगरी में हो, तो आप एज अ अडल्ट काम कर सकते हो. लेकिन जब तक आपको फिटनेस और सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक नहीं कर सकते, उसके बाद ही कर सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कब तक रिन्यू होगा, मतलब वैलिड, अगर एक बार आपको मिल गया तो पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा और हर 1 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा. और जब रिन्यूअल होगा तो वही दोबारा से सेम एग्जामिनेशन वगैरह होगा. फिर अगर सपोज जैसे आपने इस साल आपको एज अ अडल्ट काम करने का सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपने दोबारा से रिन्यू कराया, अब आपकी हेल्थ उस टाइप की नहीं है, शायद आपका पूरा एग्जामिनेशन हुआ, अब आपके जो सर्टिफाइंग सर्जन है उन्होंने आपको क्या दे सकता है, अगर उनको लगता है कि आप प्रॉपरली फिट नहीं हो तो फिर आपको एज अ चाइल्ड काम करने का भी आपको परमिट दे सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं, अगर एक बार आपको एज अ अडल्ट काम करने का परमिशन मिल गया तो आपको हर बार मिलेगा. जब रिन्यूअल की डेट आती है तो दोबारा से एग्जामिनेशन होगा तो तब आपको दोबारा से सर्टिफिकेट मिलेगा. वो एडल्ट का भी मिल सकता है, चाइल्ड का भी मिल सकता है, या आपका सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है. Now annual leave with wages, chapter 8. Annual leave with wages क्या है, every worker who has worked for period of 240 days or more in a factory during calendar year shall be allowed during the subsequent year. तो अगर कोई भी वर्कर ने 240 दिन पूरे कर लिए हैं किसी फैक्ट्री में एक प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ में, तो उसको क्या मिलेगा, एनुअल लीव मिल सकती है विथ वेजेस. अगर अडल्ट है तो उसको हर 20 डेज पे एक लीव मिलेगा, फॉर 1 डे फॉर एवरी 20 डेज. अगर चाइल्ड है तो एक लीव मिलेगी हर 15 दिन पे, ये ध्यान में रखना. प्रोवाइडेड अ टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव दैट मे बी कैरिड फॉरवर्ड. और अगर आपको जो लीव मिल रही है, अगर आपने वो लीव नहीं ली है, आप एक्यूमुलेट किए जा रहे हो, मतलब इकट्ठा करे जा रहे हो, तो आपकी जो इकट्ठा हुई है, सपोज आपको आपने पूरे साल में आपको 11 लीव मिली, तो आपने 11 की 11 लीव नहीं ली, आपने इकट्ठा कर ली, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सब्सिक्वेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में. लेकिन आप मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, अगर आप एडल्ट हो तो आप 30 कर सकते हो. तो सपोज आपकी जो इकट्ठा की हुई लीव है वो आपकी 40 हुई है, लेकिन आप अडल्ट हो तो आप केवल 30 ही कैरी फॉरवर्ड करोगे सब्सिक्वेंट ईयर में. अगर आप चाइल्ड हो तो 40 कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना.
A worker at any time may apply in writing to the manager of a factory not less than 15 days before the date on which he wishes to लीव. तो अगर आपको जैसे आपको आज आप सोच रहे हो कि मुझे आज से छुट्टी पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज से 15 दिन पहले आपको अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप छुट्टी पे जा रहे हो. अगर ये कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो ये 30 डेज का क्राइटेरिया हो जाएगा और आप एक साल में इन टोटल 3 बार ही लीव ले सकते हो. 3 बार लीव ले सकते हो. ये नहीं बोला है कि 3 दिन के लिए, तो एक बार में आप कितने भी दिन की ले सकते हो, जितना आपको मिलेगा, आपका कितना डिटर्मिनेशन हुआ है, लेकिन एक साल में आप 3 बार लीव ले सकते हो. पेमेंट इन एडवांस इन सर्टन केसेस. अब अगर हु हैज बीन अलाउड लीव फॉर नॉट लेस देन 4 डेज, अगर किसी पर्सन को कम से कम 4 दिन की लीव मिली है तो उसको लीव विद वेजेस मिलेंगे, मतलब आप उसको एडवांस से पे करके उसको भेज सकते हो लीव में. अगर वो चाइल्ड है तो 5 दिन, अगर वो अडल्ट है तो 4 दिन. Section 88 नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स वेयर इन एनी फैक्ट्री एन एक्सीडेंट अकर्स. अगर किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से डेथ हो रही है और कोई बॉडीली इंजरी हुई है, जो और उस इंजरी की वजह से जो पर्सन है, जो इंजर्ड पर्सन है, इज प्रिवेंटेड, वो एटलीस्ट 48 आवर्स तक काम करने में असक्षम है. 48 आवर्स कम से कम, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो उस केस में which is of such nature as may be prescribed in this behalf, the manager क्या करेगा, the manager of the factory shall send a notice thereof to certain authority in such form and within such time as may be prescribed. तो ये 48 hours वाला जो time period है, इसको ध्यान में रखना है. Where the notice in subsection 1 related to the accident causing death, अगर नोटिस भेजा गया, अगर नोटिस दिया गया है, where a notice is given, जो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से डेथ हो गई है, यहाँ पर बॉडली इंजरी की बात नहीं हो रही है, इसमें यहाँ पर डेथ की बात हो रही है. तो डेथ अगर हो गई है, इस केस में क्या होता है, द अथॉरिटी टू हुम द नोटिस इज सेंट, जो अथॉरिटी के पास नोटिस आया है रिलेटेड टू द डेथ, वो क्या करेगी, शैल मेक एन इंक्वायरी इनटू द अकरेंस विद इन 1 मंथ. तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी, जिस दिन भी उसको नोटिस मिला उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी, वो देखने के लिए कि क्या एक्सीडेंट था, किसका फॉल्ट था, क्यों आखिर ये हुआ जिसकी वजह से वो सर्टन डेथ हुई. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. विद दिस आई एंड दिस सेशन. आई होप आपको ये फैक्ट्री एक्ट जो मैंने शॉर्ट एंड कंसाइज में पढ़ाने की कोशिश करी है, सिंस ये बहुत बड़ा एक्ट है तो मैंने कोशिश करी कि केवल वही चीज़ें इंक्लूड करूँ जिससे क्वेश्चन बन सकता है इन कमिंग एग्जामिनेशंस. एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिटेल में भी ये वीडियो बनाया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड बाय बाय.